सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और 2024 की इस पहली क्लास ऑन डेल्टा एकेडमी पर आप सभी को मोस्ट वेलकम है। तो एसएससी जेई का ये क्रैश कोर्स सेशन आप लोग देख रहे हैं। कल की क्लास जो है वो नहीं आई क्योंकि आज से हम लोग इसको वापस से रिकंटिन्यू करने वाले थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक दिन का आप सबको टाइम भी मिल जाए, आप प्रॉपरली आप भी रिवाइज कर सकें। ठीक है, और आपके लिए जो न्यू प्लानिंग्स है वो सारा भी मैं प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लूँ। तो चलिए ठीक है, काफ़ी सारा कुछ है, आपको आगे चल के मैं बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो आने वाली है। बट फिलहाल आज की क्लास का जो टॉपिक है पहले वो बता देता हूँ। तो आज की जो क्लास का टॉपिक है, इसमें आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हम लोग आज रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे। आज की जो क्लास है एज मच एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखने की कोशिश करूंगा और रेजिस्टेंस कैलकुलेशन यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन जो है वो देखेंगे। पिछली क्लास अगर नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं आप यहाँ पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिव एलिमेंट्स या एक्टिव सोर्सेज जो होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी सर्किट में कैसी अवेलेबिलिटी रहती है, किस तरीके की वर्किंग होती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन इसके आ सकते हैं वो हम लोग छोटा सा इसका डिस्कशन करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, जल्दी ही आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशन होने वाला है, वो भी लाइव इसी टाइम पर, एग्जैक्टली ऑन द सेम टाइम। ठीक है, तो मैं इसका इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा जिस दिन लाइव होने वाला रहेगा, आपको लिंक वगैरह सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए अभी ये क्वेश्चन का ये जो टॉपिक है इसको हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में समझते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल में, भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना वैसे तो हमारा बेसिक सा पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स का फॉर्म है और हम लोग एज अ बेसिक्स इसको कैलकुलेशन के फॉर्म में देखते हैं कि सीरीज, पैरेलल, स्टार, डेल्टा, ये सब करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को वैसे भी कैलकुलेट करते हैं। बट क्या इसके पीछे कोई टेक्निक हो सकती है, कोई तरीका हो सकता है, और एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या शॉर्टकट। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं लैडर सर्किट की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पहले तो एक बेसिक सर्किट आपको मैं ड्रॉ करके देता हूँ, फिर उसके बाद और एडिशनल सर्किट्स की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना सीख जाते हैं। सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसको कैसे पहचानना है और कैसे उससे डील करना है, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। ठीक, तो लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक सीरीज कनेक्टेड सेक्शन जो है वो हम लोग देख रहे हैं। ये जो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, पॉइंट ए और बी, इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आर ई क्यू ये फाइंड करने को बोला हुआ है। ठीक है, और बाकी जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ये सब एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसी कोई सर्किट। ठीक, अब इस सर्किट में अगर हमको एलिमेंट्स की वैल्यू ऐसी गिवन है, जैसे यहाँ पर 2 ओम्स दिया हुआ है, यहाँ पर 1 ओम, इधर 1 ओम। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 4 ओम। ठीक, ऐसा रेजिस्टेंस दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, कोई भी अगर फर्स्ट टाइम अगर इसको कोई सॉल्व कर रहा है तो उसको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, कैसे अप्रोच लाइन समझ में आएगा। तो इसका लाइन एकदम बिल्कुल क्लियर है कि अगर जिस पॉइंट से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिस पॉइंट पर एंड करने को बोला हुआ है, उसके जस्ट अपोजिट साइड से सर्किट को फोल्ड करना, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ईजिएस्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट अप्रोच है। अच्छा, जब सिंपलेस्ट अप्रोच है आपको सर्किट के दूसरे साइड से शुरू करना है इसको सॉल्व करना, तो सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे बड़ा डाउट कहाँ पे आता है वो समझिएगा। देखिए, सीरीज तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि आपको पता है कि जिन एलिमेंट्स के थ्रू सेम करंट जा रही होगी वो सब सीरीज में होंगे। जैसे कि इस 2 और 4 से सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रही है ना, एक ही लाइन में सब लगे हुए हैं, सीरीज में है बिल्कुल। इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो जाएगी, इस पॉइंट पर आने के बाद करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाने वाली है। तो मतलब यहाँ इस 2 ओम में जो करंट जा रही है और इस 1 ओम में जो करंट जा रही है, बोथ आर टू डिफरेंट करंट्स। अगर करंट डिफरेंट है तो इसका मतलब दोनों जो क्वांटिटीज है, दोनों जो आपके पैरामीटर्स है, एलिमेंट्स है, वो सब पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे के। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ है, आप बोलेंगे कि सर ये वाला 2 इस 2 से पैरेलल में, जो कि बिल्कुल सही बात है। एट द सेम टाइम ये वाला 2 इस 1 से भी पैरेलल में, इस 1 से भी पैरेलल में। तो बोलिए पहले किसको सॉल्व करेंगे, दिस 2 पैरेलल टू 2 सॉल्व करना ज़्यादा सही है कि 2 पैरेलल टू 1 सॉल्व करना ज़्यादा सही है। तो आंसर मेरा ये रहेगा कि 2 पैरेलल टू 1 सॉल्व करना ज़्यादा सही अप्रोच रहेगा। क्यों अप्रोच ज़्यादा सही रहेगा, इसको आप ऐसे समझिए कि आप एक पेपर को फोल्ड कर रहे हैं यहाँ से,
इस पूरे को एज ऐसा समझिए कि एक कागज़ है, इसको यहाँ से अगर आप फोल्ड करना शुरू करें तो इस 2 के बाद पहले ये 1 आता है कि पहले 2 आता है, तो 2 तो बाद में आ रहा है ना, ये 1 है। एक और तरीका इसको देखने का कि जब आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, मतलब इस पैरेलल ब्रांच के पीछे की सर्किट को देखेंगे, तो समझ में आता है कि यहाँ का जो एलिमेंट है वो अपने पीछे की पूरी सर्किट के रिजल्टेंट के साथ सॉल्व होगा, किसी एक के साथ नहीं सॉल्व होगा। तो कई बार ऐसा करते हैं लोग कि ये 2 को पैरेलल विथ 1 कर दिए, 2 को पैरेलल विथ 2 कर दिए, ये वाले 2 से, ये ठीक है वर्टिकल जो ब्रांच है इससे। ऐसा नहीं करना है, हमको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो हमको पता है कि पहले क्या करना है, 4 2 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे, सीरीज ऐड कर दिए सीधे। देन उसके बाद इक्विवेलेंट इसका बनाएंगे इस पैरेलल ब्रांच के साथ, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इस 2 के साथ सॉल्व होगा। क्लियर? तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इसका अप्रोच लाइन देख लीजिए कैसा होगा। अगले स्टेप पर आप क्या करेंगे, सेम सर्किट को मैं दिखाता हूं आपको। देखिए रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल हम सबको पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल आप सब बनाए हुए हैं तो आपसे सबसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये तीनों को मैं इक्विवेलेंट के फॉर्म में सॉल्व कर दूं और इनका नेट रिजल्टेंट जो है वो कितना दिखेगा, चलिए इनका नेट रिजल्टेंट जो है वो बना देते हैं। इनका नेट रिजल्टेंट जो है वो यहाँ से आ जाएगा 8 ओम्स का। ये देखिए ये आ गया इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। कैसे 8 ओम आया, 4 + 2 + 2, ठीक है 8 ओम्स आ गया यहाँ से। अब 8 जो है वो 2 के साथ पैरेलल है, कौन सा 2, ये 1 + 1 2 जो हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास न्यू सर्किट, फिर से एक बार ये देखिए ये आपके न्यू सर्किट है। इसको देखिए एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, यहीं पर इसके बगल में लिख देता हूँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। देखिए नेक्स्ट अप्रोच, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्विंग समझिएगा। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे सॉल्व करने वाले बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन से आपको 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ही खाली देगा और कुछ नहीं। तो स्टेप नंबर 3 पे देखिए अब क्या करना चाहिए हमको, ये 1 और 1 को मिला के 2 बना दें। चलिए इसको बना देते हैं 2, इसको जोड़ दिया और यहाँ से बन गया 2 ओम। अब करना क्या है, देखिए 2 और 8 पैरेलल में कैसे लिखेंगे, 1/r इक्विवेलेंट या r पैरेलल इज इक्वल टू 1/2 + 1/8, या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर इसी के अगले स्टेप से लिखिए कि r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 × 8/2 + 8। अब ये तरीका ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस वन, इस तरीके से मत लिखिएगा। है उसी का इलेबोरेटेड फॉर्म, बट इलेबोरेटेड फॉर्म लिखना इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आपको रेसिप्रोकल लेने का दोबारा टेंशन नहीं है, आप ऑलरेडी रेसिप्रोकल के फॉर्म में ही पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं और इजी है, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस तो माइंड में ही आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लिख लिया 2 × 8/2 + 8 दैट इज इक्वल टू 16/10 विच मेक्स इट 1.6 ओम्स। या फिर चलो फ्रैक्शन में ही छोड़ दो इसको, क्योंकि आप मैनुअली सॉल्व कर रहे होगे एसएससी के पेपर में, तो आप मैनुअली सॉल्व अगर कर रहे होगे तो फ्रैक्शन में छोड़ना सबसे ज़्यादा स्मार्ट मूव रहेगी। तो 2 5 = 10 और 2 8 = 16, 8/5 जो होगा यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब आपकी सर्किट कैसी दिख रही होगी, अब आपके सर्किट में यहाँ पर एक 2 ओम है और इस जगह पे एक 8/5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपके पास ए और बी पॉइंट्स हैं और इस जगह पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोला हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। फाइनली अब दोनों के दोनों एलिमेंट से अगर मैं करंट भेजूं किसी भी एक से, तो दूसरे से भी उतनी करंट जाएगी बिना डिवाइड हुए। अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो दोनों एलिमेंट्स हमारे सीरीज में है और हमको फाइनली मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8/5 + 2, so this is equals to 18/5 आंसर, 18/5 ohms, this is the final answer। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, ये बिल्कुल आसान सा बेसिक सा सवाल था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैसे फाइंड करना है। बना लेंगे आप लोग सब इसको। चलिए और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सीरीज पैरेलल आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। दूसरा सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप देखिए कि अगर सपोज कर लीजिए आपको क्वेश्चन में सोर्सेज भी दे दे, तब कैसे सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन लिखा हुआ है फाइंड R इक्विवेलेंट इन द गिवन सर्किट। सर्किट को अब थोड़ा सा बड़ा करने जा रहा हूँ, सर्किट का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको थोड़ा सा मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि आप इसमें से पहचान पाते हैं या नहीं कि इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। ये अब आपके पास एक न्यू सर्किट दिया हुआ है,
ठीक है, ये सर्किट है। आपको अगेन यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है, दीज 2 पॉइंट्स। यहाँ पर आपको ए और बी सेगमेंट जो है वो दिया हुआ है, जिसके लिए आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करने को बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए भाई, तो लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 5 वोल्ट्स का। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, कितने की, 3 ओम्स की। ठीक है, ऊपर इस सेगमेंट पर एक करंट सोर्स बना दिया जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी मैग्नीट्यूड है 3 एम्पियर्स। 3 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस के साथ एक और वोल्टेज सोर्स जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने कितने की वैल्यू का एलिमेंट लगा हुआ है यहाँ पर। सो दिस इज 4 ohm resistance, this is 4 ohm resistance, this is 0 ohm resistance, 3 volts, 2 volts। ठीक, इतना है। ये आपके सामने एक नया सवाल है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर 1 मार्क्स में पूछ भी रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस देगा आपको, जिसमें इतना भी आसान ना हो कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधे दिख जाए। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़े, कुछ डेटा को समझना पड़े। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टास्क तो यहाँ पर ये है कि आपको जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस फाइंड करना है उसके अपोजिट एंड से सर्किट को फोल्ड होता हुआ देखना, विजुअलाइज करना कि सर्किट जब फोल्ड होगी तो किस तरीके से आएगी। दूसरा कि सर्किट में आपको सिर्फ ओम्स का डेटा चाहिए, वोल्ट या एम्पियर का डेटा कोई काम का नहीं है। तो उसको कैसे हटाएंगे भाई, आपके पास यहाँ पे करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इन सब की क्या जरूरत है, आपको तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट चाहिए ना, वोल्टेज करंट का इक्विवेलेंट थोड़ी ना चाहिए। तो इसको कैसे रिमूव किया जाएगा, इसको रिमूव करने के लिए याद होगा आपको कि जब मैंने पिछली क्लास में आपको सोर्सेस के बारे में बताया था तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें लिखवाया था। उसमें क्या लिखवाया था कि अगर आइडियल केस में, आइडियल कंडीशन में अगर मान लो करंट सोर्स है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाती है इनफाइनाइट, और देयरफॉर उसको हम लोग ओपन सर्किट कर सकते हैं सिस्टम पे। सिमिलरली अगर मेरे पास कहीं पे वोल्टेज सोर्स आता है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली कितनी होती है, 0, एंड देयरफॉर उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करके हटा सकते हैं। समझ गए पूरे का डिफरेंस क्या होता है। तो भाई वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के हिसाब से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इनका करना क्या है सर्किट के अंदर। ठीक है, और केस हमारा आइडियल है। देखिए कहीं पे भी करंट सोर्स के बगल में रेजिस्टेंस लिखा है क्या, नहीं लिखा है। वोल्टेज सोर्स के बगल में रेजिस्टेंस लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो मतलब उसको आइडियल केस की तरह ट्रीट करना है। तो इसका मतलब जो अगली सर्किट आप बनाओगे, इसी का जो नेक्स्ट सर्किट आप ड्रॉ करेंगे, अब वो कैसा दिखेगा देखिएगा ध्यान से। तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे ये आ गई हमारी सर्किट। देखिए इसके सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा। सबसे पहले ये करंट सोर्स को आप रिमूव कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको ओपन सर्किट करना है, इसलिए इस ब्रांच को मैं खुला छोड़ देता हूँ, ऐसे ही खुला, इसको क्लोज नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ देखिए 5 वोल्ट का सोर्स है, शॉर्ट कर दीजिए इस ब्रांच को, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करना है, कर दिया शॉर्ट सर्किट। और देखिए और कहाँ कहाँ पर ऐसा वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है, ये सब हिस्सा पूरा शॉर्ट सर्किट होने वाला है। यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये सब पूरा शॉर्ट सर्किटेड पोर्शन है आपके पास। अब जो रिमेनिंग सर्किट है उसको जरा सिंप्लीफाई करिए। यहाँ का रेजिस्टेंस 0 ओम का है तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ का रेजिस्टेंस तो 0 ओम का है ना, इसका मतलब ये ब्रांच बंद है, यहाँ से ऐसे क्लोज्ड है ये ब्रांच। अब बोलिए कैसे सॉल्व होगा। अब 4 पैरेलल टू 4 दिखाई दे रहा है आपको सीधे सीधे, 4 पैरेलल टू 4 यानी कैसे लिखेंगे इसको, इट विल बी, देखिए अब आर इक्विवेलेंट का अप्रोच लाइन समझिएगा। अब जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें उसको मिटा दीजिए। चलिए इस डायग्राम में नहीं मिटाता हूँ मैं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपको डाउट हो जाएगा कि किस पॉइंट से क्या था, है ना, उसको वापस से देखने में। तो इसको एक नए डायग्राम में आपको शो करता हूँ मैं हटा करके। अब सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और इजीली समझ में आएगा ये। तो ये वाली ऊपर की ब्रांच, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर दीजिए इसको, ये रिमूव हो गया। ठीक, और देखिए किसको हटा सकते हैं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, ये भी हिस्सा शॉर्ट सर्किट है। इस पूरे को थोड़ा सा रीड्रॉ करें, कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं इसको, रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं इसको कैसे रीड्रॉ किया जाए।
इसको दोबारा से अगर आपको ड्रॉ करना होगा तो आप इसको ऐसा बनाइए, सेकेंड टाइम अगर आपको इसको बनाना ही है तो आप इसी सर्किट को मॉडिफाई करके ऐसा दिखा सकते हैं। ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो इस तरफ भी आपके पास 4 ओम है, यहाँ पे भी आपके पास 4 ओम है, और यहाँ पर 3 ओम है। ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। देखिए ये जो सर्किट ऐसे देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो असलियत में इतना छोटा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, तीनों एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल सॉल्व करना है। हो जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले 4 और 4 को सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4। आगे चल के लैडर पढ़ लेंगे तो इसका शॉर्टकट बना लेंगे हम लोग। 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, दिस इज इक्वल टू 2 ओम्स। 2 आ गया। अब 2 पैरेलल टू 3 भी कर ही लीजिए अब साथ में। तो आर इक्विवेलेंट के लिए आप करेंगे 2 पैरेलल टू 3, यानी कि 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, दिस इज 6/5 ओम्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। और कुछ था तो नहीं यहाँ सीरीज में, देखिए कुछ भी नहीं था इधर, तो शॉर्ट सर्किटेड है। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर अपने क्वेश्चन का 6/5 ओम्स, तीनों का पैरेलल। बस इतना ही था ये सवाल, बन जाएगा सभी से। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे इस वैरायटी का, कि अगर आपको क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स ऐसा दे दिया तो इक्विवेलेंट क्या निकल के आता है। परफेक्ट। अभी लैडर पर लेके चलूंगा तो कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट लिखवाऊंगा आपको। अभी तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप सीधे न्यूमेरिकल के फॉर्म में बनाते जाइए। चलिए एक वैरायटी का क्वेश्चन और देखते हैं, एक वैरायटी का क्वेश्चन जो है वो और लेते हैं। सो लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक सर्किट है, एक इस तरीके का सर्किट जो है वो गिवन है। ऐसा कुछ। आगे चल के हम लोग स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। स्टार डेल्टा जब पढ़ेंगे तो आपको और बढ़िया से क्लैरिटी आएगी कि सर्किट में और क्या क्या अप्रोच हम लोग कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सॉल्विंग में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको आर इक्विवेलेंट पूछा है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक, चलिए सर्किट में देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या एलिमेंट लगा हुआ है। आंसर जो है आप लोग भी फटाफट से लेकर के आइएगा। आप भले रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, बट जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा, फिर आप इसको ड्रॉ करके वीडियो पॉज करके आप एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, फिर बाद में मेरा अप्रोच देखिएगा। हमेशा सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अपना अप्रोच बनाइए प्रॉपरली। आप एक बार तरीका समझ गए, मेथड आपको क्लियर हो गया, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई हो पा रहा है ना, तो अब वीडियो को पॉज कर दीजिएगा उस पॉइंट पर और अपना अप्रोच लाइन खुद से डिसाइड करिए। जब आप खुद से डिसाइड करने लग जाएंगे तो आपकी इमेजिनेशन उतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने आप ये सब क्वेश्चंस जो है वो सोच पाएंगे। एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चंस को सोचना ही बड़ी बात है। अगर आप अच्छे से सोच पा रहे हैं तो आप बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ है 4 ओम, 3 ओम, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, इधर 10 ओम है, ये 2 ओम्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सवाल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आर इक्विवेलेंट। जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है तो थोड़े थोड़े इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछेंगे, थोड़े इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, सीरीज पैरेलल ढूंढते हैं। यहाँ तो कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर ये 5 और ये वाला 3 लगता है कि सीरीज में है, बट है नहीं असली में। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से कोई करंट भेजता हूँ तो वो करंट तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और करंट अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो फिर कहाँ से सीरीज होगा? सीरीज तो होगा नहीं, फिर तो पैरेलल होगा। अच्छा, अगर आप बोलते हो कि 5 3 के साथ पैरेलल है, मैं मान भी जाऊँ इस बात को, लेकिन ये जो बीच में 10 है ये बोलता है कि 5 को तो पहले 10 के साथ सॉल्व हो जाना चाहिए। 5 को तो पहले 10 के साथ सॉल्व होना चाहिए, बाद में 3 तक पहुँचोगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इधर खड़े होकर देखूँ तो मुझे दिखता है कि ये 10 भी तो 10 के साथ पैरेलल है। 5 को क्यों सॉल्व करें? पहले 10 को 10 के साथ सॉल्व कर देना चाहिए ना, तब बात सही रहेगी। अच्छा ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। बट उसी समय एक और नई दिक्कत आ गई कि ये वाला 10 तो 5 के साथ भी पैरेलल है ना, इधर यहाँ से भी तो करंट में डिफरेंस है। इन्हीं को क्यों नहीं सॉल्व कर देते हम लोग पहले? अच्छा ठीक है, कर ही देते हैं। अब इस बार यहीं पर रुकते हैं, लेकिन तब तक माइंड में फिर एक चीज़ आएगा कि ये 10 इस 6 के साथ भी तो पैरेलल है।
मतलब दिक्कत ये हो रही है कि एक बार में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ पैरेलल या सीरीज होती तो दिक्कत नहीं होता, बट एक बार में मल्टीपल अलग अलग ब्रांचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं और सभी को सभी के साथ सॉल्व किया जा सकता है एट द सेम टाइम, तो किसको पहले सॉल्व करें, कहाँ से शुरुआत करें? ठीक है, ऐसे कंडीशंस में आपको स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन चूंकि अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है तो अब इसमें देखें कि क्या कोई और तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को देखने का। हाँ, एक तरीका और है। इन क्वेश्चंस को, इनके सॉल्यूशंस को आप व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट में डिटेल में जाएंगे जब मेजरमेंट भी पढ़ेंगे तो, बट फिलहाल आपको उस डेप्थ पे नहीं लेके जा रहा हूं मैं फिलहाल, लेकिन इतना चीज बताता हूं जिससे आपको ये वाला टॉपिक में व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे यूज करना है वो समझ में आ जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट ये बोलता है कि क्रॉस आर्म्स, रेजिस्टेंस की क्रॉस आर्म्स का प्रोडक्ट अगर एक दूसरे के बराबर होता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस आर्म्स ऑफ अ ब्रिज आर इक्वल देन द एंटायर ब्रिज इज अ बैलेंस्ड ब्रिज। तब आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन पे है, ऐसा समझ में आएगा। और इनका अगर प्रोडक्ट सेम है तो ओवरऑल रेशियो जो है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। दैट मीन्स कि जो बीच की करंट है वो जाएगी ही नहीं। जो बीच की जो ब्रांच है जो डिवाइड कर रही है इनको दो हिस्से में, इस ब्रांच का एग्जिस्टेंस ही यूजलेस है, क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं डिवाइड होगी अगर ये रेशियो बराबर है दोनों तरफ तो। ठीक है, अगर ये रेशियो बराबर है तो कैसे, चलिए देखते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस आर्म्स, यहां लिखते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस आर्म्स is equal then the bridge is balanced, and no current flows in the distributed branch, ठीक। तो ब्रिज का कंसेप्ट आप समझ जाएंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांच ऐसा। तो ब्रिज के कंसेप्ट से हमको ये समझ में आता है। चलो जरा चेक करते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इसको नाम खाली लिखने भर के लिए हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि लेट इट बी R1, इसको बोलो आप R2, सॉरी चलो अगल बगल ही लिख देते हैं R1 R2, दिस इज R3, दिस इज R4। ठीक, तो हमको ये देखना है कि R1 इंटू R3 शुड बी इक्वल टू R2 इंटू R4। अगर ऐसा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो R5 है, देन R5 will have no current flow थ्रू इट। उसके थ्रू अब कोई करंट नहीं जाएगी उस कंडीशन में। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। R1 इंटू R3 करते हैं, 5 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 30, 5 6 30 हो गया यहाँ पर। R2 इंटू R4 करिए, 10 इंटू 3 ये भी 30 हो रहा है। तो सर दोनों तरफ तो 30 आ रहा है, मतलब ब्रिज इज बैलेंस। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो मतलब 10 ओम से कोई करंट नहीं जा रही है। करंट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, करंट की वैल्यू सर 0 है। तो मतलब अगर यहाँ से मैं 2 एम्पियर की करंट भेजता तो वो पूरी 2 एम्पियर 6 में से जाती, यहाँ से कोई करंट जाती ही नहीं। या फिर ऐसा बोल लो कि अगर मैं यहाँ पर 5 एम्पियर की करंट भेजता तो पूरी 5 एम्पियर की करंट यहाँ से जाती, इसमें से कोई करंट नहीं जाती। समझ गया ना पूरा फंडामेंटल। तो इससे मुझे सीरीज बताने में आसानी होगी कि कौन कौन से एलिमेंट सीरीज में है कौन से नहीं है, देखते जाइएगा। तो इसका मतलब इस ब्रांच का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हटा दो इसको। इसको अगर आप छुपा के ऐसे देखोगे सर्किट को तो आपको दिखेगा कि 3 ओम और 6 ओम सीरीज में, नीचे वाले 10 और 5 ये दोनों भी आपस में सीरीज में। इस ब्रांच का तो कोई काम ही नहीं है आपको। तो ऊपर का सेक्शन सीरीज, नीचे का सेक्शन सीरीज, आपस में दोनों पैरेलल, जो आया वो 2 के साथ सीरीज। खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे, देखिए बन गया पूरा सवाल इसी के साथ। चलिए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेक्निक समझ गए, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। कई क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। कई क्वेश्चन में मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, लैडर के फॉर्म में व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा बार बार, वहां पर भी आपको इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो देखिए बीच की ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रही है, मैंने इसको डिस्कनेक्टेड समझा, मेरी नज़र में ये ऐसा दिख रहा है।
अगर ये ऐसा दिख रहा है तो मतलब यहाँ कोई करंट तो नहीं डिवाइड हो रही है ना, इसका मतलब कोई करंट डिवीजन हो ही नहीं रहा है, ऐसा है फिर ये सर्किट। और अगर ये सर्किट ऐसा है तो ऊपर के ब्रांच से सेम करंट जाएगी, नीचे के ब्रांच से सेम करंट जाएगी, ऐड कर दो दोनों को, क्या सर्किट बन जाएगा आपके पास। देखिए इसको अगर आप एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ हमको क्या दिखाई देगा इस जगह पर, 6 एंड 3 9 ओम्स, इधर कितने का रेजिस्टेंस दिखाई देगा, 15 ओम का। ठीक है, और उसके बाद दोनों की जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट इस पॉइंट पे फाइंड करनी है इन सीरीज विद 2 ओम्स। ये सर्किट बचेगा आपके पास। अब यहाँ से तो आप कर ही लेंगे सॉल्व। अब यहाँ से आप बोलेंगे आर इक्विवेलेंट बराबर 2 प्लस इन दोनों का पैरेलल 9 इंटू 15 बाई 9 प्लस 15, तो 15 और 9 हो गया 24, और ऊपर 15 इंटू 9, और जो आएगा आपका रिजल्टेंट उसको 2 के साथ ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ गया। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है यार। यहाँ पे ये आखिरी कैलकुलेशन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टेक्निक आप समझ जाएं, ये जरूरी है। तो आपको कई जगह पर व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ अगर आप सपोज कर लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज से चेक करते, लेकिन ब्रिज जो है आर्म्स जो है वो बैलेंस नहीं आते, कि R1 इंटू R3 R4 इंटू R2 के बराबर नहीं होता, सपोज कर लीजिए। देखिए ये तो मैंने एक कंडीशन आपको बताया कि बैलेंस होगा तो क्या होगा, है ना, तब हम लोग बोलेंगे कि अच्छा तब R5 से कोई करंट नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये अनबैलेंस रहा तो, इफ अनबैलेंस्ड, कैसे होगा अनबैलेंस्ड, भाई अनबैलेंस तब होगा जब R1 इंटू R3 R2 इंटू R4 के बराबर नहीं होगा, तब ब्रिज अनबैलेंस होगा। सो देन अप्लाई स्टार डेल्टा, देन अप्लाई द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको दोनों कंडीशन पता होना चाहिए। अभी स्टार डेल्टा पढ़े नहीं है इसलिए वहां पर आपको नहीं लेके जा रहा हूँ, अगली क्लास में होपफुली पढ़ लेंगे हम लोग स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्म, तो वहां पर जरूर आपको मैं बताऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए देखिएगा कि अगर ये दोनों आर्म्स एक दूसरे के बैलेंस में है यानी कि इक्वल है, तो आप ये बोलेंगे कि जो मिडिल की जो ब्रांच है रेशियो बराबर होने की वजह से उससे कोई करंट नहीं जाएगी। बट अगर वो अनबैलेंस है तो फिर उस कंडीशन पे करंट जाएगी, और अगर करंट जाएगी तो फिर आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको उसको स्टार डेल्टा के मेथड से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एज अ शॉर्टकट भी यूज किया जाता है जहां जहां पर एप्लीकेबल है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हो गए 3 वैरायटी के क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। अब एक और वैरायटी पर आपको लेकर के चलता हूं, एक वैरायटी पे और लेकर के चलता हूं मैं आपको, विच इज द लैडर सेक्शन। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, एक और वैरायटी का क्वेश्चन, दैट इज द लैडर सर्किट। लैडर सर्किट कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जहां पे रिपीटेशन होता है, सेम टाइप के एलिमेंट्स बार बार रिपीट होते चले जाते हैं एक ही सेम फॉर्मेट के अंदर। कि अगर सीरीज है तो सीरीज लैडर ही होगा, बहुत सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ हो सकता है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दे। पैरेलल है तो पैरेलल लैडर बन जाएगा, कि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ पैरेलली जुड़े होंगे। ऐसे क्वेश्चन से थ्योरेटिकल सवाल भी बनते हैं। इस टाइप के केसेस के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। लैडर भी दो तरीके का होता है, एक होता है इन्फानाइट लैडर और एक होता है फाइनाइट लैडर। दोनों के बारे में बात करेंगे। लैडर सर्किट कैसे दिखेंगे उसका आपको मैं एक छोटा सा आइडिया जो है वो बताता हूं। देखिए इस तरीके के लैडर सर्किट्स आपको दिख सकते हैं। ठीक है, लैडर सपोज कि यहां से आपको ये पूरे में एलिमेंट्स लगा करके दिया हुआ है, इसको यहां से ओपन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन यहां से ओपन रखते हैं। ठीक, तो हमारे पास यहां पर हर एक ब्रांच में कुछ रेजिस्टेंस है, और लैडर सर्किट में सबसे मेजर कंसेप्ट ये होता है कि यहां पर रिपीटेशन होता है एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स का रिपीटेशन होगा, बार बार एक ही टाइप के एलिमेंट एक ही अरेंजमेंट के अंदर लगे हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हर एक एलिमेंट जो है वो कितने का है, ये एलिमेंट जो है वो 10 ओम्स का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, और यहाँ पर सीरीज में लिखा हुआ है 7 सात रेजिस्टेंसेस जो है वो 10 ओम्स के। और आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में पूछ लिया कि बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का है,
बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक, कि टोटल कॉम्बिनेशन में 7 एलिमेंट जो है वो लगे हुए हैं, 7 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, बताओ कि यहाँ पे आउटपुट जो है वो कितने का होगा। या चलिए मिडिल में अपने पास 6 है और बाहर 1 है, अंदर 6 कर देते हैं राउंड फिगर पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ लैडर। ये गिवन लैडर जो है, लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी के जैसा दिखाई दे रहा है ये सर्किट, है ना। तो गिवन लैडर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, क्या, या तो आप यहाँ पे 6 और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए और फिर सबका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे, दो दो करके सॉल्व कर लीजिए। 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 दैट इज 20/100। फिर से आप करिएगा 20/100 इंटू 10 अपॉन 20/100 प्लस 10। ऐसा करते करते या तो आप पूरा 6 बार इधर करिए और 3 बार 4 बार इधर सॉल्व कर लीजिए। एक तो ये तरीका है कि पूरा 10 बार पैरेलल सॉल्व करना, या दूसरा आसान तरीका ये है कि जब आपको दिखे कि सेम वैल्यू के एलिमेंट्स किसी एक ही कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, या तो सब सीरीज में है या सब पैरेलल में है, उस कंडीशन में कनेक्शन को देखते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं कि हियर फॉर द पैरेलल ladder circuit R equivalent is given as R by N, where N is equal to the number of parallel connected branches। अगर मान लीजिए सभी रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, छोटा सा शॉर्टकट है आपके सामने, इसी शॉर्टकट को यूज करिए, देखिए आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। मतलब एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप पूरा ऐसा 10 पैरेलल टू 10 करते करते 10 बार आप सॉल्व करिए, आपके 10 ब्रांच का निकल के आ जाएगा। या फिर सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि चूंकि सबकी वैल्यू सेम है तो हमको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे बोलेंगे कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे आर, दैट विल स्टैंड फॉर वन सिंगल ब्रांच रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्टेड ब्रांचेस की, ऐसे कितनी ब्रांचेस जुड़ी हुई है, 10 ब्रांच जुड़ी हुई है, 10, इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम्स। ये आ गया अपने क्वेश्चन का आंसर। क्या पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखते ही बता दोगे आप सीधे। आप बोलोगे अच्छा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ब्रांच लगी हुई है, 1 आ रहा है आंसर। 5 ओम का रेजिस्टेंस होता, 10 ब्रांच लगी होती, 5/10। इस तरीके से आप आंसर बताओगे, इतने बढ़िया तरीके से आपसे सॉल्व होगा। तो आपको ये समझ में आता है कि अगर पैरेलल में एक ही ब्रांच के एलिमेंट जुड़े हुए हैं सब के सब, तो R/N केवल करना है। तो इसका यूज कहाँ पे कर सकते हो आप, एक तो डायरेक्टली लैडर पूछेगा तो भी कर सकते हो, या फिर अगर सपोज कर लीजिए कि आपको ऐसा सवाल पूछ लिया जो हम लोग अब से थोड़ी देर पहले बना रहे थे, देखिए यहाँ बना रहे थे ना हम लोग, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। अब आपने क्या कैसे पहले सॉल्व किया, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि अभी तक मैंने आपको शॉर्टकट नहीं बताया, तो हम लोग लिखे 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4। हम लोग चाहते तो इसको R/N नहीं कर सकते थे क्या, देखिए लैडर से सॉल्व करिए। आप इसको लिखिए R/N, R कितने का है 4 का, नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है 2, कैंसिल कर दीजिए, 2 ओम्स का इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। ये तो सीधे सीधे बन जाता। हमने क्या किया, इसको पूरा 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 किया। मान लीजिए ऐसी 3 ब्रांच या 4 ब्रांच लगी होती तो हमको ऐसे सॉल्व करने में लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो फिर ये तरीका, ये शॉर्टकट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है इस केस में, ठीक है। तो लैडर तरीका जो है सॉल्विंग का, उसको आप डायरेक्टली लैडर के क्वेश्चन पे भी यूज़ कर सकते हो, और ज़रूरत पड़ने पे आप नॉर्मल क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो जहाँ लैडर का केस आ रहा है, बन जाएगा सभी से। तो ये एक कंडीशन है। दो कंडीशन आपको लिखवाता हूँ, उसके बाद दोनों की समरी लिखवाऊंगा, ठीक। एक दूसरा लैडर का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लैडर का ही सवाल है बट इसमें सीरीज लैडर रहेगा, ये बहुत ईजी है, ये वाला बहुत ज़्यादा ईजी है। सो लेट अस सपोज कि आपके पास सीरीज में 1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग ब्रांचेस है, मतलब 6 अलग अलग रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे सपोज कर लो कि ये 12 ओम्स का, ये भी 12 ओम्स का है, ये भी 12 ओम्स का है। तो इसका तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप सीधे सीधे सबको ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, और या तो फिर 12 इंटू 6 कर दीजिए। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये बहुत आसान सा है, इसलिए इसको अलग से कोई लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करने बोला है, तो इसका सोल्यूशन में आप लिखेंगे इन केस ऑफ सच लैडर जहाँ सभी एलिमेंट्स बराबर वैल्यू के हैं, आपका आर एन जो है वो कैसे निकल के आएगा, आर एन या आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, दिस विल बी आर मल्टीप्लाइड विथ एन। आर मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे 100 200 रेजिस्टेंस भी लगे हुए, 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप सीधे, तो 12 इंटू 6 72 ओम्स आंसर बन जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बनना ही है, ये तो बहुत ईजी है, इसमें खास कुछ नहीं है। लेकिन इनसे जो सीख के बाहर जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है, ये मेन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है, चलिए इससे जो समरी बनती है वो समरी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो फाइनली जो समरी आई वो देख लीजिए। इसकी समरी ये बोलती है कि फॉर द केस ऑफ रेजिस्टर्स, अगर हम लोग रेजिस्टर्स की बात करें, रजिस्टर्स में अगर मैं बात करूं सीरीज की, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन के केस में आपको क्या पता होना चाहिए जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक तो आपने देखा कि इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, अब जरा इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझिए क्या पूछता है। सीरीज कनेक्शन में हम लोग ये बोलेंगे कि द टोटल और इक्विवेलेंट, टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज connection, of series connection is always greater than, is always greater than the largest resistor of chain। ठीक है, और दूसरा अगर मैं इसी को पैरेलल कनेक्शन के लिए डिफाइन करूं, फॉर द पैरेलल कनेक्शन, देखिए पैरेलल कनेक्शन में आप कैसे बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन में आप बोल सकते हैं कि यहां पे आप लिख सकते हैं कि टोटल और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a parallel combination, of a parallel combination will be smaller than the smallest resistance of the sections। अब दोनों के दोनों थ्योरी से क्या निकल के आता है, क्वेश्चन कैसे समझ में आता है, देखिए तो इसका कैसे आप यूज करोगे एग्जामिनेशन में, इस बात को भी समझेंगे। बोलता है कि पैरेलल कनेक्शन जब भी होता है ना, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है पूरे पैरेलल लैडर का, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो उस पूरे लैडर के सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगी ना उसमें, उससे भी छोटी वैल्यू आएगी। दूसरा, सीरीज कनेक्शन अगर है रजिस्टर्स का, तो वो ये बोलता है कि टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पूरे कनेक्शन का, वो आपके पूरे सीरीज चेन का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो होगा उससे भी बड़ी वैल्यू देगा। कैसे, इसको चेक करते हैं जरा। तो मान लीजिए कि आपके पास एक पैरेलल लैडर दिया, आप देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन इसका पूछ सकता है आपको, ऐसा एक पैरेलल लैडर दिया हुआ है, ठीक है, पैरेलल लैडर में बहुत सारे रजिस्टर्स ऐसे जोड़ रखा है, इतने सारे रजिस्टर्स हैं, और यहां पर आपको इक्विवेलेंट पूछा हुआ है, ठीक है, और हर सेगमेंट पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू है, कुछ ना कुछ टाइप का रजिस्टर जो है ये लगा हुआ है हर जगह पे। और इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और खतरनाक बनाते हैं, आप बोल रहे हैं कि सर ये अभी से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा डेंजरस बना देते हैं।
यहाँ लिखा हुआ है 34.5 ओम। अगर मान लीजिए रजिस्टर आपको ऐसे डेसिमल में दे दिया 10.2 ओम्स, दिस इज 3 ओम्स, ये हो गया 500.3 ओम्स, दिस इज 4 ओम्स, ये 89.33 ओम्स, ये 1 ओम हो गया, और ये 0.25 ओम्स हो गया। अब आपको पूछा कि बताओ इन दो पॉइंट्स पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। नॉर्मली 1 2 3 4 टाइप की वैल्यू दिया होता तो सॉल्व करना बहुत इजी था, हम लोग फटाफट से पैरेलल करके बता देते। बट यहाँ इतने सारे रजिस्टर्स है और सब के सब किस में है, डेसिमल में है। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा। लेट अस सपोज आपको सवाल में ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए 530.3 ओम्स, ऑप्शन बी 225.2 ओम्स, ऑप्शन सी 125.3 ओम्स, ऑप्शन डी 0.12 ओम्स। इस तरीके का आपको सपोज कर लीजिए ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। इस तरीके का सपोज कर लीजिए कि आपको ऑप्शन दिया है सवाल में। अब मुझे इस क्वेश्चन को कितनी देर में आंसर करना है, 30 सेकंड का मैक्सिमम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा टाइम लेना अलाउ ही नहीं है। क्वेश्चन में उतना ही समय है मेरे पास। मैं किसको टिक करूँगा यहाँ पे, स्मार्ट मूव लगाना है हमको यहाँ से, ठीक है। एकदम स्मार्टली इंजीनियर की तरह सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम सबको एक एक को सॉल्व करते बैठेंगे, क्या नहीं कर सकते। और ऑप्शंस केवल इतने ही के अंदर से आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर इसके अंदर सेलेक्ट करना होगा तो मैं इसको टिक कर दूंगा, ऑप्शन डी को। मैं चेक वेक करने नहीं जाऊंगा यहाँ पे, सीधे सीधे पूरा सब कुछ मिला के मैं देखूंगा कि इस पैरेलल लैडर में, क्योंकि मैंने पिछले पेज में लिखा हुआ है कि जब जब रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट जो निकल के आती है दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रजिस्टर कनेक्टेड इन द लैडर। तो पूरे लैडर में, पूरी सीढ़ी में जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा, चेक करते हैं 1, उससे भी छोटा है 0.25, तो 0.25 से भी छोटी वैल्यू होगी। भले हो सकता है कि इस लैडर के अंदर कोई 1 लाख की वैल्यू का रेजिस्टेंस भी हो जाए और एक रेजिस्टेंस 0.25 का भी है, तो भी इसका नेट इक्विवेलेंट 0.25 से छोटा ही दिखेगा। और मेरे ऑप्शंस में से यही एक ऐसी वैल्यू है जो 0.25 से छोटी। स्मार्टली आप आंसर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक। अब आपके माइंड में आएगा कि सर अगर मान लीजिए कि ऐसी दो वैल्यूज रही जो 0.25 से छोटी होगी तो उस कंडीशन में सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको, उस कंडीशन में सॉल्व करना पड़ेगा। इतना कर सकते हैं कि आप उस कंडीशन में पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे समझिएगा। आप सबसे पहले क्या करिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 0.25 है ना, इससे ऊपर की सर्किट, इस सर्किट को यहाँ से सेक्शन बना दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको सेक्शन में काट दीजिए इस सर्किट को। जैसे ही आप इस सर्किट को ब्रेक करेंगे आपके पास बच गया ऊपर का सर्किट, यहाँ तक का। यहाँ की पूरी सर्किट का अगर आप देखें निचोड़ कितना निकल के आना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ का जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इससे छोटी वैल्यू आएगी। मतलब इतनी पूरी सर्किट का सिंप्लीफिकेशन जो होगा आपको लेस देन 1 का मिलेगा। और लेस देन 1 की वैल्यू पैरेलल विथ 0.25 आप करेंगे तो आपको फिर से 0.25 से छोटी वैल्यू का ही आंसर देगी। तो 1 से अगर छोटी वैल्यू का है तो अप्रॉक्सीमेशन लेकर के आप 1 लेकर के भी सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हैं। ये भी एक तरीका है आपके पास, बट वैसे होता नहीं है। एमसीक्यू में आपको अगर क्वेश्चन में दे रहा है तो डेटा इस तरीके का देगा कि आपको सॉल्व पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं अगर आपको टेक्निक पता है तो, है ना। अगर आपको इस चीज़ की टेक्निक पता है तो क्लियर है। तो समझ गए आपकी ये जो मैंने पिछले पेज में आपको लिखवाया ये समरी, इसको यूज़ कैसे करना है आपको, क्वेश्चंस में कैसे समरी काम आएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ऐसा ही हमको इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए भी करना होता है। सेम थिंग फॉर इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। इक्विवेलेंट जब फाइंड करते हैं हम लोग, एक साथ ही लिखवाता हूं आपको मैं। फॉर इंडक्टर्स, देखिए इंडक्टर का केस भी ऐसे ही होता है। इंडक्टर्स भी अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, मान लीजिए इंडक्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, इनको भी रजिस्टर के जैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। नेट इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। मान लीजिए सीरीज में ऐसे इंडक्टर्स लगे हुए हैं, एक इंडक्टर है, दूसरा इंडक्टर है, इसको टेक्निकली समझिएगा। इंडक्टेंस इसकी L1 है, इसकी इंडक्टेंस L2 है। बोलिए L इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आप लिखेंगे L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। सीरीज इंडक्टेंस का नेट इंडक्टेंस कैसे निकल रहा है, आपस में ऐड हो रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि हर नंबर ऑफ टर्न्स के साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ओवरऑल इंडक्टेंस उसका बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता है कि आपने लिखा हुआ है फॉर्मूले में L इज इक्वल टू N phi अपॉन I, बेसिक का फॉर्मूला, ठीक है।
तो आगे चल के पढ़ेंगे भी ये सब, मैग्नेटिक सर्किट्स में पूरा चीज़ डिटेल में देखेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर अगर ये डिपेंडेंट है तो आप देखिए ना कि अगर दोनों को आपने सीरीज में लगा दिया तो नंबर ऑफ टर्न सीरीज में ऐड हो गई तो फिर नेट इंडक्टेंस भी ऐड हो जाएगा। तो एल इक्विवेलेंट की वैल्यू L1 प्लस L2। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि सीरीज के केस में टोटल इंडक्टेंस will be greater than the largest inductance of चेन मतलब सीरीज चेन की बात हो रही। सिमिलरली जब इंडक्टेंसेस का आप पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इन्हीं को अब आप पैरेलल में जोड़िए, इन्हीं का कनेक्शन आप पैरेलल में देखिए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर इनको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं ना तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए लेट अस सपोज यहाँ L1 है, यहाँ पे L2 है, हियर वी हैव L इक्विवेलेंट। तो इनका अब कॉम्बिनेशन जो है ये क्या आउटपुट देगा। तो जब जब इनको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि नेट इंडक्टेंस हमारा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी रिड्यूस हो जाती है। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटपुट के फॉर्म में वो कम होती चली जाती है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। इसका वोल्टेज हम लोग कैसे बताते हैं, एल डी आई बाई डी टी के फॉर्म में। ठीक है, तो एल डी आई बाई डी टी के फॉर्म में जब बताते हैं तो हमारा जो नेट इंडक्टेंस जो है वो छोटा होता हुआ हमको दिखता है। मतलब नेट इंडक्टेंस बढ़ता नहीं, अब यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स आपस में सब पैरेलल में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे एल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। ऐसे सॉल्व करेंगे। और जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो रजिस्टर के केस में हुआ था वही यहाँ पर भी हो जाएगा। मतलब कि अभी भी आप लिखेंगे कि जो टोटल इंडक्टेंस निकल के आएगी वो सबसे स्मॉलेस्ट इंडक्टेंस से भी छोटी वैल्यू का आंसर देगी। ठीक है, तो इसीलिए अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर एल इक्विवेलेंट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडक्टर ऑफ लैडर। पूरे लैडर का जो सबसे छोटा इंडक्टर होगा उससे भी छोटी इंडक्टेंस निकल करके आएगी। ठीक है, चलिए कैपेसिटर का भी इसी के साथ साथ देख लेते हैं ताकि लास्ट टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाए। आखिरी जो टॉपिक है दैट इज अबाउट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, चलिए देखते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के केस में चीज़ें थोड़ी सी उल्टी चलती है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के केस में चीज़ें थोड़ी सी उल्टी चलेंगी। यहाँ पे अगर आप सीरीज कैपेसिटेंस की बात करो, मतलब अगर आप ये सोचो कि आपके पास ऐसे दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक, दोनों कैपेसिटर का नाम हम लोग लिख लेते हैं C1 एंड C2। इफ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज तो आप देखिए इनका वर्किंग कैसे होता है। जब ये दोनों कैपेसिटर्स को आप सीरीज में जोड़ते हैं ना तो एक कैपेसिटेंस की जो डिस्टेंस है उसको आप D1 लिखते हैं, दूसरे कैपेसिटेंस के डिस्टेंस को आप D2 लिखते हैं। तो जब सीरीज में कैपेसिटेंस जुड़ते हैं तो देखिए प्लेट का एरिया फिक्स रहता है लेकिन डिस्टेंसेज अब D1 प्लस D2 हो जाती है। अब टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हो जाता है D1 प्लस D2। और आप सबको पता है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, अगर फिजिकल पैरामीटर्स के हिसाब से भी मैं देखूं तो। हाँ जी, तो इसको हम लोग देखें तो टोटल डिस्टेंस हमारा इस फॉर्म में इंक्रीज हो गया। हमको पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D। एरिया ऑफ प्लेट जो है वो तो बढ़ नहीं रहा है ना, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। और डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। तो सीरीज में कैपेसिटेंस बढ़ने की जगह पे घटता है ओवरऑल। समझ गए इसका बेसिक कारण क्या है। फॉर्मूले से तो कई बार आपको समझाया जा चुका है, फॉर्मूले से कई लोग आपको बता सकते हैं कि अच्छा इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सीरीज में हम लोग क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि देयरफॉर C equivalent in series, C equivalent in series will be smaller than the smallest capacitor of the chain। पूरे चेन का सबसे छोटा कैपेसिटर जो है
उससे भी छोटी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आएगी। ये कंक्लूजन जो है हम लोगों को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस हमको कितना मिलेगा, इससे छोटी वैल्यू का मिलेगा। लैडर का कंसेप्ट हर जगह एक जैसा काम कर रहा है, लेकिन कैपेसिटर के केस में उल्टा हो जाता है। तो कैपेसिटर के केस में अगर आपको सीरीज में 5 कैपेसिटर दिया हुआ है और आपको बोले नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ऐसे आपको एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 कैपेसिटर दे दिया, इस सब की वैल्यू बोल दिया 5 फैरेड की है, हर एक की वैल्यू 5 फैरेड, और मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने को बोल दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/5 दैट इज इक्वल्स टू 1 फैरेड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 5 इंटू 5 25 नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटेंस बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 ऐसा करते करते D5 तक पहुँच गए हम लोग। तो डिस्टेंस का प्लस हो गया तो डिस्टेंस ओवरऑल इंक्रीज हो गई। ऐसे पहले कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक के लिए इतना ही स्पेस था, अब दूसरा कैपेसिटर जुड़ा तो डिस्टेंस बढ़ गई, तीसरा कैपेसिटर जुड़ा तो डिस्टेंस बढ़ गई। प्लेट की एरिया अभी भी उतनी है, प्लेट इधर और इधर दोनों तरफ एक ही डायमेंशन का है, बस डिस्टेंस यहाँ से ऐसे बढ़ती चली जा रही है। और आपको पता है कि कैपेसिटेंस जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शन में चलता है। प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाओगे नेट कैपेसिटेंस घट जाएगा, वही चीज़ हो गया इसके साथ। जबकि सेकंड केस में आप क्या लिखेंगे कि अगर दो कैपेसिटेंस आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, केस 2 विल बी फॉर पैरेलल। तो मान लीजिए कैपेसिटर्स का हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं लाइक दिस, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को इस कनेक्शन में हम लोग जोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। और आपको अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे डिस्टेंस तीनों जगह सेम है, डिस्टेंस D1 D2 D3 तीनों जगह पे डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रह जाएगा। तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्या बढ़ रहा है पता है, अब प्लेट का एरिया, यहाँ जितनी चार्ज जमा हो रही है, यहाँ जितनी चार्ज जमा हो रही है और इधर जितनी चार्ज, सब मिलके टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज का एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ गया उस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इसीलिए अब आप बोलेंगे कि C इक्विवेलेंट जो होगा ये C1 प्लस C2 प्लस C3 के फॉर्म में दिखने लग जाएगा आपको। इफ दिस इज C1 दिस इज C2 एंड दिस इज C3, तो C इक्विवेलेंट आपको ऐसा दिखेगा, विच शोज कि C इक्विवेलेंट इन पैरेलल will be greater than the largest capacitor of parallel ladder। पैरेलल लैडर का जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा ना, उससे भी बड़ी नेट कैपेसिटेंस निकल के आएगी। ये सब बेसिक्स थे पूरे के पूरे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे आने वाले सेशंस पर। तो आई होप कि इस सेशन पर हम लोगों ने जो जितना भी कुछ रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के बारे में इक्विवेलेंट का फॉर्म देखा वो आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, चाहे लैडर का कंसेप्ट हो या फिर इनके बीच में वोल्टेज या करंट सोर्स आ जाए, और या तो फिर इनको व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह के फंडामेंटल से सॉल्व करना पड़े। ये सारे फॉर्मेट को आप समझ चुके होंगे। अगर हाँ, तो नेक्स्ट सेशन पे आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब हम इन सबको क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे। लेकिन उससे पहले स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तब जाके आप फुल फ्लेजेड इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस कैलकुलेशन सीख जाएंगे। ठीक, तो अब आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप आपको मस्त से क्लैरिटी आ गई होगी इस पूरे टॉपिक पर। अगले वीडियो में मिलूंगा एग्जैक्टली सेम टाइम पर, और मस्त से आगे का टॉपिक यानी स्टार डेल्टा का टॉपिक जो है उसमें स्टडी करेंगे। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।